तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे दो वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यहाँ पर देखा जाए दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जबकि विलयन का वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यहाँ पर नई लाइन से हम लोग देखेंगे, माना कि एक विलयन में दो वाष्पशील द्रव A तथा B हैं। अतः यहाँ पर PA समानुपाती हो जाएगा XA या PA इक्वल टू आप लिखेंगे P नॉट A XA, समीकरण 1। जबकि PB समानुपाती हो जाएगा XB के, या PV बराबर हो जाएगा यहाँ पर P नॉट B XB के, समीकरण 2। तथा यहाँ पर आप लिखेंगे PS इक्वल टू PA प्लस PB, समीकरण 3। आप जो परिभाषा में लिखे हैं कि मिश्रण में दो घटक है A और B है, देख सकते हैं यहाँ पर देखें मिश्रण में या विलयन में दो घटक A और B हैं। ये देखो B है और यहाँ पर A है, तो इनका ये PA आंशिक वाष्प दाब है। PA क्या है? आंशिक वाष्प दाब। PB यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब है। अब यहाँ पर ये समानुपात का निशान हटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाएगा जो P नॉट A है, यहाँ पर P नॉट B है। P नॉट A P नॉट B वैसे तो इनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, लेकिन वो बदलेगा नहीं, इसलिए आंशिक उसको आप नियतांक बोलोगे। तो यहाँ पर ये हो गया। समीकरण 3 में PA तथा PV का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा भैया S इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये समीकरण हो जाएगा। इसको आप राउल्ट का नियम कहते हैं, जहाँ PS विलयन का वाष्प दाब, PA
द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब, पीवी द्रव वी का आंशिक वाष्प दाब, एक्स ए द्रव ए का द्रव अवस्था में मोल प्रभाज, एक्स बी द्रव बी का द्रव अवस्था में मोल प्रभाज, पी नॉट ए तथा पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में क्रमशः ए और बी का वाष्प दाब है। यहाँ पर ध्यान दें, स्कूल लेवल पे आपको अगर लिखना है तो इतना आप लिख के छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर और समझेंगे नोट करके, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे नोट करके। यहाँ पर आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये हो जाएगा। एक्स ए का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पर पी एस इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए आप यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी नॉट ए, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, यहाँ पर पी एस। अब इसको आप अरेंज कर लें तो ये पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, ये इसको पहले लिख दे रहा हूँ, पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स ए, तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए प्लस यहाँ पर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, आपने यहाँ पर एक्स बी, ये एक्स बी होना चाहिए था, एक्स बी कॉमन ले लिया है, तो ये पी एस की वैल्यू हो गई। इसी तरह आप यहाँ पर पी एस इक्वल टू लिख सकते हो पी नॉट बी प्लस इसी का उल्टा कर दो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी एक्स ए। यहाँ पर आपने लिखा है एक्स ए लिखा है, ये चीज़, तो ये चीज़ आप भैया जानते रहोगे। ये समीकरण एक और हो गया। अच्छा, नोट करके यहाँ पर ध्यान दो, लिख ही रहे हो, यहाँ पर आगे अगर देखा जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर आप वाई ए इक्वल टू पी ए प्लस पी एस,
अब यहाँ पर वाई ए पी ए प्लस पी एस लिख रहे हो, यहाँ पर पी एस की वैल्यू यहाँ से रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा वाई ए, यहाँ पर पी ए और यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट वी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ पर एक्स बी, एक्स ए सॉरी, ये हो जाएगा। यहाँ पर भैया पी ए वाई ए है, पी ए को पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हो, यहाँ पर आप पी नॉट बी लिखे ही हो, प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ पर आप लिख रहे हो एक्स बी एक्स ए। अब इसको अगर आप वाई ए को 1/वाई ए कर दो तो ये 1/वाई ए हो जाएगा, और ये चीज़ें ऊपर आ जाएगी, तो जो नीचे है वो ऊपर आ गया, पी नॉट वी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट वी, यहाँ पर आप लिख रहे हो एक्स ए। और इसको आप ये चीज़ इसके नीचे यहाँ पर कर सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पर भी आप वही हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें ये 1, तो इसको पढ़ सकते हो 1/एक्स ए इंटू पी नॉट बी अपान पी नॉट ए। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो अगर आप y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। यहाँ पर ये जो y है और ये x है, ये वेरिएबल हैं, m स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है, c इंटरसेप्ट होता है। तो अब अगर इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ध्यान दिया जाए, यहाँ पर खींच रहे हैं, वन अपान वाई ए और 1/एक्स ए के बीच में। ये स्लोप यहाँ पर ध्यान दो, ये स्लोप यहाँ पर ये 1/एक्स ए के बीच में खींचा, तो इसके पहले जो भी है पी नॉट बी अपान पी नॉट ए, ये स्लोप हो जाएगा, और चूंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पर प्लस चिन्ह है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा भैया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट वी अपान पी नॉट ए, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और स्लोप हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट बी अपान पी नॉट ए। याद रखने का आसान सा तरीका है, अगर ए और ए के बीच में ग्राफ खींचा है तो ग्राफ मतलब स्लोप बी अपान ए होगा, ध्यान रखो, ए के बीच में खींचा है तो बी अपान ए, और इंटरसेप्ट में ए माइनस बी अपान ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ध्यान दो, सेम इसी तरह यहाँ पर 1/वाई भी अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे पी नॉट ए अपान पी नॉट वी, ये चीज़ इंटू 1/एक्स बी प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपान पी नॉट बी। अब यहाँ पर 1/वाई भी इसके बीच में ग्राफ खींचोगे और 1/एक्स भी इसके बीच में ग्राफ खींचोगे, तो जब ग्राफ खींचोगे यहाँ पर तो क्या होगा भैया, ये देखा जाए, ये 1/वाई भी और 1/एक्स भी हो जाएगा, ये, और यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर स्लोप
हो जाएगा कितना भैया, पी नॉट ए अपान पी नॉट बी, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपान पी नॉट बी। तो याद रखने का तरीका आपको बता दिया कि अगर आप b के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ पर स्लोप a अपान बी होगा और b माइनस ए अपान बी होगा, और a के बीच में अगर आप खींच रहे हैं यहाँ पर a के बीच में खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, स्लोप हो जाएगा b अपान ए माइनस सॉरी इंटरसेप्ट हो जाएगा a माइनस बी अपान ए, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये चीज़ जो है ये इंटरसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना भूल गए दिमाग से, ये जो वाई ए है एंड वाई बी, ये अच्छा इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे, वाई ए और वाई बी जो है ये वाष्प अवस्था में ए और बी का मोल प्रभाज है। तो वाई ए का मोल प्रभाज है और वाई बी का मोल प्रभाज है। तो आपको यहाँ से बता दें, ये क्वेश्चन यहाँ पर 4 था, ये क्वेश्चन 4, यहाँ तक तो आप स्कूल लेवल पे चर्चा करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ये फार्मूला जानते रहेंगे स्कूल लेवल के लिए, ये फार्मूला वाई ए और वाई बी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये वाई ए बराबर होता है, ध्यान दो ये फार्मूला याद रखेंगे, ये चीज़ ये स्कूल लेवल की बात अभी कर रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से वाई वी इक्वल टू आप लिखेंगे पी बी अपान पी, ये नाट यहाँ से हट जाएगा, ये नाट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पी भी लिख रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन ये ग्राफ वगैरह आपसे स्कूल लेवल पे नहीं पूछते, ये इक्वेशन याद हो तो याद कर लेंगे, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह स्कूल लेवल पे नहीं पूछते, कंपटीशन लेवल पे ही पूछते हैं, तो जो ग्राफ आपको बताया गया है। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ के बारे में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, एक विलयन में दो मोल ए तथा 3 मोल बी, यहाँ पर द्रव कर सकते हैं, द्रव ए, यहाँ पर भी द्रव बी उपस्थित है, जिसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः 120
तथा 180 mm ऑन Hg है। तो विलयन का वाष्प दाब बताएं। और वाष्प अवस्था में द्रव ए का मोल प्रभाव बताएं। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर Na 2 मोल, Nb 3 मोल, यहाँ पर XA क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb, तो 2 प्लस 3 XB, यहाँ पर Nb Na प्लस Nb, 3 2 प्लस 3, यहाँ पर 3 प्लस 5, ये हो जाएगा P0A 120, P0B 180 है। तो भैया यहाँ पर PS इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर चर्चा किया जाए तो P0A 120 गुणे 2/5, यहाँ पर 180 प्लस 3/5। अब सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है 24 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 48, और ये कैंसिल करेंगे तो 30 93, तो ये हो जाएगा 138 हो जाएगा। अब यहाँ पर YA अगर चर्चा किया जाए तो YA इक्वल टू हो जाएगा PA अपान PS। तो यहाँ पर PA आ गया है कितना, P0A A कर सकते हैं, यहाँ पर PS कर सकते हैं, तो P0A XA ये हो जाएगा 38 अपान, ये 38 था नहीं 48 था, 48, और ये हो जाएगा 138। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन 2 की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 64% भार से द्रव A, यहाँ पर अणुभार 128 के जलीय विलयन का वाष्प दाब 145 mm ऑन Hg है। यदि जल का वाष्प दाब 160 mm ऑन Hg है, तो द्रव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताएं। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ये करना है हमें,
तो यहाँ पर WA मतलब A का भार 64 ग्राम। W सॉल्यूशन अगर हम लोग लिख रहे हैं बिलियन, तो ये हो जाएगा बिलियन का भार 100 ग्राम लिखेंगे। बिलियन में दो ही चीज़ हैं, A है और वाटर है, तो वाटर का भार कितना हो जाएगा, W सॉल्यूशन माइनस WA, तो 100 माइनस 64 बराबर आ जाएगा 36 ग्राम। भैया ये आ गया। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर NA, तो W/MW, W इसका 64 है, MW 128 है, तो ये 0.5 आ जाएगा। NH2O, यहाँ पर W/MW, ये 36 है और ये 18 है, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग XA लिखें तो NA टोटल, ये N है, तो अब यहाँ पर 0.5 बटे 0.5 प्लस 2, तो 0.5, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। XH2O, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो सेम वही चीज़, यहाँ पर 2/2 प्लस 0.5, 2.5, सॉल्व करेंगे 4/5 आ जाएगा। ये आ गया भैया। अब आप क्या लिखने वाले हो भैया, अब आप यहाँ पर PS लिखोगे, P0A लिखोगे, XA प्लस P0H2O, XH2O, ये 145 है, ये नहीं मालूम है, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर 160 है, 4/5 आ जाएगा। 5 से पूरे को गुणा कर दें, 5 से गुणा करें कट जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर बचा 25, 14, 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 के 5 2 7 आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा कट गया, तो P0A बचा, यहाँ पर 4A 64 ये आ जाएगा। अभी P0A अगर सॉल्व किया जाए तो 75 माइनस 7 640 ये हो जाएगा, दैट इज 85 mm, 85 mm ऑन HG। अगर देखना है कि आंसर सही है या गलत है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर A और B अगर दो कंपोनेंट हैं तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट के बीच में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर A और B के बीच में है, इसका मतलब आंसर सही है। मतलब एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से कम होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर A का आपने 85 निकाला है और वाटर का 160 था, ये सॉल्यूशन का 145 है, दोनों के बीच में है, इसका तो आपने आंसर सही सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है AIEEE में पूछा गया था, एक बिलियन में एक मोल A तथा 3 मोल B उपस्थित हैं, जिसका वाष्प दाब 550 mm ऑन HG है। यहाँ पर देखा जाए, जब B का 1 मोल पुनः मिलाते हैं तो विलयन
वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में 10 mm NHG की वृद्धि हो जाती है। विलयन के वाष्प दाब में 10 mm NHG की वृद्धि हो जाती है। तो शुद्ध अवस्था में द्रव A तथा B का वाष्प दाब बताएं। यहाँ पर ध्यान दें भैया, Na 1 मोल, Nb 3 मोल, यहाँ पर PS 550 mm। आपको बताया गया है कि जब एक ही प्रॉपर्टी दो बार दी गई है, मतलब दो समीकरण बनेगा, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी दो बार दी गई है? विलयन का वाष्प दाब दिया गया है। एक बार तो 550 दिया गया था और दूसरी बार दिया गया कि 10 mm बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्टली दूसरी बार भी दिया गया। यहाँ पर ध्यान दें तो XA यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/1 + 3, 1/4 आ जाएगा। XB कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पर 1 + 3, 3/4 आ जाएगा। तो 1/3 + 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर PS लिखा जाए P X प्लस P0B XB। अब यहाँ पर PS है 550, ये आपको मालूम नहीं, ये 1/4, यहाँ पर P0B है, यहाँ पर भैया मालूम नहीं, और ये है 3/4। अब 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2200 आ जाएगा। ये P0A + 3P0B आ जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें पुनः, आपका A था Na, ये तो 1 मोल ही रहेगा। Nb 3 मोल था, 1 मोल आपने पुनः मिला दिया, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 4 मोल। और PS पहले 550 था, जब आपने 1 मोल भी मिलाया तो 10 बढ़ गया, मतलब ये 560 हो गया, 560 हो गया mm। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये XA, तो यहाँ पर 1/5 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और XB हो जाएगा 4/5, जिसका मोल प्रभाव निकालना उसका मोल बटे टोटल मोल। तो यहाँ पर Na 1 हो गया और टोटल 1 + 4 यहाँ पर 5 हो गया। XB उसी तरह से यहाँ पर Nb देखो 4 हो गया और Na + Nb 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर PS = P0A XA + XB। यहाँ पर देखिए भैया, अब आप यहाँ पर आप लिख रहे हैं 560, यहाँ पर P0A मालूम नहीं, यहाँ पर 1/5, यहाँ पर P0B मालूम नहीं, और यहाँ पर आप लिख रहे हो 4/5। अब पूरे से 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2800 आ जाएगा। P0A 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 P0B आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। समीकरण 2 से 1 को अगर घटाया जाए तो यहाँ पर भैया 2800 बराबर है P0A + 4 P0B, और यहाँ पर 2200 बराबर हो जाएगा P0A + 3 P0B, ये चीज़। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 600, यहाँ पर P0B, तो ये P0B 600 आ जाएगा। अब P0B का मान
तो समीकरण एक क्या था, 2200 बराबर पी नॉट ए प्लस 3 P0 B था, ये था समीकरण एक। तो यहाँ पर 2200 बराबर हो जाएगा P0 ए प्लस 3 गुणे, यहाँ पर आप लिख रहे हैं 3 गुणे 600। तो यहाँ पर हो जाएगा P0 ए बराबर हो जाएगा 2200 माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 400। तो यहाँ पर ध्यान दें भैया, अर्थात 400 और यहाँ पर P0 B आप लिख रहे हैं 600। तो ये 400 हो गया और ये 600 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया आपके बुक में बना भी हुआ है और AIEEE में पूछा भी गया है। अब ये एक क्वेश्चन और इसके तुरंत बाद वाले साल में पूछा गया था AIEEE में, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। जिसमें बेंजीन तथा टॉलुइन उपस्थित है, 90 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 0.5 एटमॉस्फेयर दाब पर उबलता है। यदि टॉलुइन तथा बेंजीन का वाष्प दाब क्रमशः 400 तथा 120 mmHg हैं, तो मिश्रण में टॉलुइन का मोल प्रभाव बताएं। मिश्रण में टॉलुइन का मोल प्रभाव बताएं। यहाँ पर ध्यान दें, मिश्रण 0.5 एटमॉस्फेयर पर उबलता है। तो जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर इस पर उबल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वाष्प दाब इतना बराबर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसका अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है, दाब कितना, 0.5 एटमॉस्फेयर, या इसको अगर आप mm में बदलना चाहेंगे तो 0.5 गुणे 760, तो ये हो जाएगा 380 mmHg, ये हो जाएगा। यहाँ पर P0T 400 है, P0 B 120 है। यहाँ पर ये विलयन का वाष्प दाब नहीं दिया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया था कि जिस ताप पर दोनों मतलब विलयन उबलेगा वही उसका वाष्प दाब माना जाएगा। तो ये चीज़ हो गया भैया। अब यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हो यहाँ पर आप लिखोगे PS इक्वल टू P0 T प्लस इंटू XT, यहाँ पर XT P0 B, यहाँ पर हो जाएगा XB। यहाँ पर ध्यान दो, XT प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो XB इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस XT। तो जहाँ पर आपने यहाँ पर क्या रखा है PS, तो यहाँ पर लिखोगे ही
यहाँ पर पी नॉट टी लिखोगे और एक्स टी लिखोगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी नॉट बी लिखोगे और 1 माइनस एक्स टी लिखोगे, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर पी नॉट टी कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर हो जाएगा कितना भैया 400 और ये एक्स टी मालूम नहीं, यहाँ पर 100 120 है और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टी। अब इसको यहाँ पर है 380, तो ये हो जाएगा 380, यहाँ पर 400 एक्स टी, ये सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 120 एक्स टी हो जाएगा। तो अब ये सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 380 से 120 घट जाएगा, 400 से ये घट जाएगा, तो 400 से 100 गया, ये हो गया कितना 300, यहाँ पर 280 ये हो गया एक्स टी और यहाँ पर हो गया 260 बराबर 280 एक्स टी। तो एक्स टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 260 बटे 280, तो 13/14 आ जाएगा। इसको आप और सॉल्व कर लेंगे, ये भी सॉल्व हो गया। और एक क्वेश्चन एक बार पीएमटी में पूछा गया था, इस तरह से है, एक विलयन का वाष्प दाब निम्न, यहाँ पर पी एस इक्वल टू पी ना सॉरी पी एस इक्वल टू 140 एक्स वी प्लस 60, तो द्रव ए तथा बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताएं। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पर देखो, अगर यदि एक्स बी इक्वल टू 1 मान लिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो एक्स ए प्लस बी इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 है, तो अगर इसको 1 मान लें, इसका मतलब निश्चित रूप से एक्स ए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी एस इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो ऊपर फार्मूले में, यहाँ पर आप एक्स बी जहाँ पर लिखा है यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 को 140 से गुणा करोगे, तो 140 प्लस 60 बराबर आ जाएगा 100, ये 200, ये, और ये इस समय जो पी एस है ये पी नॉट बी होगा, चूंकि कहने के लिए ये सोल्यूशन है लेकिन वास्तव में यहाँ पर ए जब है ही नहीं है तो सोल्यूशन कैसा, तब जो भी है वो केवल बी के कारण है। इसी तरह यहाँ पर यदि एक्स बी 0 मान लिया जाए, तो अगर 0 मान लें इसको, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो एक्स से 1 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर आप पी एस लिखोगे, यहाँ पर 140 गुणे एक्स बी की जगह पर 0 प्लस 60 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो यहाँ पर पी एस इक्वल टू अब कितना हो गया 60, और अब चूंकि बी नहीं है तो इसको आप फिर शुद्ध ए है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, अर्थात पी नॉट ए 60 आ जाएगा, पी नॉट बी यहाँ पर आ जाएगा कितना भैया 200, ये हो जाएगा। आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे आदर्श और वास्तविक विलयन के बारे में।